Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry। और चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध, जिसके 3 सिद्धांत हैं, 3 थ्योरीज हैं। एक है फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उसके बाद सेकंड है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत को 3 तरह से समझाया जा सकता है कि इसके आधार पर मेटालिक बॉन्ड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बता सकते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी अनुनाद की। तो अनुनाद का जो टॉपिक है वो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की। तो संकरण जो है वो संयोजकता बंध सिद्धांत को कैसे कोरिलेट करता है और किस तरह से हम उसके आधार पर मेटालिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझा पाते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। संकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? बंध सामर्थ्य एवं क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या। तो संकरण से हम ये बता पाते हैं कि उनका बंध सामर्थ्य कैसा है और उनके जो क्रिस्टल की जो संरचना है उसकी व्याख्या भी हम कंप्लीट कर पाते हैं। कैसे? बंध सामर्थ्य की अधिकता के कारण अनुनाद के आधार पर बंध की सबलता की व्याख्या नहीं की जा सकती। कि बंध सामर्थ्य अगर हमें पता है अधिक है और उस बंध सामर्थ्य अधिक होने की वजह से जो अनुनाद होता है, अनुनाद के आधार पर हम उसका बल कितना ज़्यादा, जो बंध है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था अनुनाद, तो उसको हम संकरण द्वारा कैसे समझा सकते हैं वो हम देखेंगे। एक तो ये है कि बंध सामर्थ्य के द्वारा हम जो भी मेटालिक बॉन्ड होते हैं जिन धातुओं में, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाष्पन आदि जो गुण हैं उनको बता पाते हैं, क्योंकि ये सारे गुण बंध सामर्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। कैसे? संकरण तथा परमाणु की धात्विक संयोजकता, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को लेकर इन गुणों को समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु हमें पता है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। क्षारीय धातुएं जैसे हमारे पास हो गया मैग्नीशियम। तो ये जो सारी धातु हैं इनके मध्य ऊर्जा अंतर होता है क्षार धातु के और क्षारीय मृदा धातु के। जो एक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है क्षार धातु में, क्षारीय मृदा धातु में 1s2 होता है। तो इनमें ऊर्जा का अंतर होता है। तो इनका संकरण क्या हुआ? इन जो तत्वों का संक्रमण होता है वो होता है n-1d तथा ns। ये तो इनके पास ब्लॉक्स होते हैं, इनके बीच भी ऊर्जा अंतर होता है, परंतु इनके बीच जो ऊर्जा अंतर होता है वो इतना कम होता है कि यहाँ पर संकरण की संभावना बढ़ जाती है। किस तरह से बढ़ जाती है? कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी S से D ब्लॉक में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस आधार पर हम इनका संकरण बता पाते हैं। कैसे? मान लो एक शुद्ध कक्षक है, उसकी तुलना में एक संकरण कक्षक है। तो जो संकरण कक्षक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होंगे और एक किसी एक डायरेक्शन में फैले हुए होंगे, जिससे कि उनकी जो बंध बनाने की सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लिथियम। लिथियम के 2s और 2p कक्षक में ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण ये क्या करते हैं? संकरण कर लेते हैं। जब भी ऊर्जा का अंतर कम होगा तो वो दोनों कक्षक संकरण करते हैं। संकरण करके इन्होंने नए कक्षक बनाए जिन्हें हम कहते हैं sp संकृत कक्षक। अब ये जो sp संकृत कक्षक हैं, इनसे जो निर्मित बंध हैं वो क्या होंगे? उनमें उपयुक्त सामर्थ्य होता है बंध बनाने के लिए। लिथियम का एक संकर कक्षक खाली व दूसरा अर्धपूर्ण होगा। कैसे होगा? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3rd नंबर पे आता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद एक p कक्षक होगा जो कि खाली होगा, तो वो p कक्षक जो खाली है और जो s कक्षक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन द्वारा संकरण कर लेते हैं और संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो हमारे पास 2 sp कक्षक हुए। 2 sp कक्षकों में से एक खाली है और दूसरा अर्धपूर्ण है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उससे हुआ क्या, तुल्यकालिक संरचना का निर्माण वो कर लेते हैं। जैसा हमने पढ़ा था अनुनाद में कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। खाली संकर कक्षक पोलिंग के धात्विक कक्षक का उपयोग करके लिथियम के 2 सहसंयोजक बंध बनाते हैं और इस तरह से यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। पोलिंग का धात्विक कक्षक हमने पढ़ा था कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता है परंतु 72% इलेक्ट्रॉन ही पड़ोसी परमाणु पर प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता। इस तरह के संकरण किन में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, और उसके अलावा हम कह सकते हैं जो 4th ब्लॉक है उसके जितने भी एलिमेंट है आवर्त में, उन सब में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इन संकरण के आधार पर इनके जो धात्विक गुण हैं, इनका जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज में हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका बंध सामर्थ्य, वाष्पन ऊर्जा, इन सबको समझाया जा सकता है। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत का 2nd पॉइंट हुआ। फर्स्ट था अनुनाद, 2nd है संकरण। अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की। 3rd पॉइंट में हमारे पास है धात्विक संयोजकता से बंध सामर्थ्य में आवर्तता तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत को हम समझा रहे हैं, और जो 3rd पॉइंट हमने लिया है समझाने के लिए वो है धात्विक संयोजकता में बंध सामर्थ्य में आवर्तता। इसके आधार पर हम क्या समझा सकते हैं, इनकी जो मेटालिक बॉन्ड है उनकी कठोरता, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, गलन व वाष्पन ऊर्जा, उसके अलावा ससंजन ऊर्जा, ठीक है, ये सब हम समझा सकते हैं। इनका संबंध धात्विक संयोजकता से है, ये हमें बताना है कैसे है, और जैसे जैसे धात्विक संयोजकता बढ़ती है इनके ये सारे जो गुण हैं वो इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलन, वाष्पन, ये सारे गुण इनके बढ़ेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया है कैल्शियम, पोटेशियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, कैल्शियम +2, स्केंडियम +3, और जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं इस रो में बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, तो टाइटेनियम का +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो क्रोमियम तक जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब है कि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बंध बनाने के लिए, तो धात्विक संयोजकता से रिलेटेड है। ये गुण जैसे जैसे बढ़ते हैं इनका घनत्व, क्वथनांक, गलनांक सब इंक्रीज होगा। क्रोमियम से निकिल तक ये बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑलमोस्ट सेम रहती है और कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम निकिल से जिंक तक जाते हैं, एक तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसके साथ साथ इनके ये सभी गुण इनमें भी कमी आती है। इसीलिए कहा गया है कि इनका डायरेक्ट जो संबंध है वो धात्विक संयोजकता से है। कैसे, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे 3D में, 1 इलेक्ट्रॉन होगा 4s में और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 4p में। ये सभी कक्षक कितने हो गए, 5 और 1 6 और 3 9, ये 9 कक्षक जिनको हम बोलते हैं संयोजी कक्षक।
इन 9 संयोजी कक्षकों में से 8.28 कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिग्रहण रहता है। इनमें से 8.28 कक्षक ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? जो हमने पॉलिंग सिद्धांत पढ़ा था कि 0.72 धात्विक कक्षकों का चालन होता है, वो चालन के लिए शेष होते हैं और ये चालन करके पड़ोसी परमाणु पर उपस्थित रहते हैं। इन्हीं को ही हम बोलते हैं धात्विक कक्षक। इनमें से भी क्या होगा, जो 8.28 कक्षक हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण रहता है, उनके पास 6 तो ऐसे होंगे आबंधी कक्षक होंगे जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। 2.28 कक्षक ऐसे होंगे जो अनाबंधी होंगे, कक्षक बनाने में भाग नहीं लेते हैं। 0.72 जो धात्विक चालन करते हैं, उन कक्षकों को हम बोलते हैं धात्विक कक्षक। तो इस तरह से इनमें धात्विक कक्षकों का निर्माण होता है। अब क्या है, आबंधी कक्षकों में हम सभी जानते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जितनी अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, उनकी धात्विक संयोजकता भी बढ़ेगी। क्यों? धात्विक संयोजकता इसी पे डिपेंड करती है कि आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन धातु के चुंबकीय आघूर्ण में योगदान नहीं करते हैं। जो आबंधी कक्षक हैं, दो तरह के कक्षक थे, एक तो आबंधी एक अनाबंधी। तो आबंधी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को हम धात्विक संयोजकता बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है तो ये धातु के चुंबकीय आघूर्ण में कोई योगदान नहीं देते हैं। सेकंड क्या हुआ, अयुग्मित कक्षक कौन से, जो अनाबंधी कक्षकों में हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय गुणों के निर्धारण में योगदान करते हैं, परंतु धात्विक संयोजकता में उनका कोई महत्व नहीं होता। कुल मिलाके इन दोनों कक्षकों का महत्व है। जो आबंधी है वो धात्विक संयोजकता बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा बट चुंबकीय आघूर्ण में कोई योगदान नहीं देंगे। पर जो अनाबंधी है वो क्या करेंगे, धात्विक संयोजकता में उनका कोई महत्व नहीं है बट वो चुंबकीय गुणों का निर्धारण करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धात्विक संयोजकता के आधार पर भी संयोजकता बंध सिद्धांत को हम समझा सकते हैं और उस सिद्धांत के आधार पर हम धात्विक बंध बता सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ सीमाएं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में भी हर सिद्धांत में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो इसमें क्या कमियां हैं? फर्स्ट है कि जो इनका धातु क्रिस्टल के जो ऊर्जा स्तर हैं, धातु क्रिस्टल में ऊर्जा स्तरों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, उनका कोई स्थान नहीं है। सेकंड है धात्विक चमक तथा धातु के बैंड स्पेक्ट्रम से धातुओं में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का पता चलता है। ऊर्जा स्तरों को धातु क्रिस्टल में वीबीटी के अकॉर्डिंग कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि हम क्या करते हैं, जब उनके बैंड स्पेक्ट्रम देखते हैं तो धात्विक चमक तथा धातु के बैंड स्पेक्ट्रम से ये पता चलता है कि धातु में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर प्रेजेंट होते हैं। इस बात का यहाँ पर कोई अच्छे से बताया नहीं गया है। उसके बाद थर्ड है कि धातु की चालकता, अर्धचालकता तथा उनका द्रव्य विलयन अवस्था में जो चालकता होती है बट उस चालकता को नहीं बताया गया है। ये हम जानते हैं चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, द्रव में होते हैं, विलयन अवस्था में होते हैं, बट वहाँ पर प्रॉपर इनकी चालकता को नहीं समझाया गया है। तो कुछ कमियां अभी भी संयोजकता बंध सिद्धांत में भी हैं। तो हमने एक पढ़ी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, सेकंड हमने पढ़ा संयोजकता बंध सिद्धांत। इनमें भी कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है हमारा बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत में इन कमियों को आगे सॉल्व किया गया है। आज का ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बैंड सिद्धांत पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।